शेड्यूल क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं रवि यादव। आज हम सेट 2 लेके आए हैं साइंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्या ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करता है। क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की पिच जो है दोस्तों आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं, ध्वनि की बात हो रही है तो ध्वनि के जो होते हैं दोस्तों दो गुण होते हैं। ध्वनि के दो गुण होते हैं। पहला जो होता है तीव्रता होता है, पहला क्या होता है, तीव्रता होता है, और दूसरा तारत होते हैं ध्वनि के। तो तीव्रता की अगर बात करते हैं तो यह जो है आयाम पर निर्भर करता है, और ध्वनि जो है तीव्रता के कारण ही दूरी तय करता है। ध्वनि जो है तीव्रता के कारण दूरी तय करता है। और अब तारत्व की बात करते हैं तो तारत्व से जो है आवाज मोटा और पतला होता है। ठीक है, और यह आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर है। जैसे भी क्वेश्चन बताया ना, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करता है, आयाम पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधी ऊपर फेंकता है। ठीक है, तो गेंद गिरेगी कहाँ, उसके हाथ में। स्थिर गति से जा रही अगर खुली कार में कोई लड़का बैठा हुआ और अगर ऊपर वो गेंद उछला रहा है तो उसका मतलब धीरे से अगर जा रहा है तो गेंद कहाँ गिरेगा, उसके हाथ में गिरेगा। लेकिन वही चीज़ अगर जब वो त्वरण से चलेगा या बढ़ते वेग से चलेगा तो कहाँ गिरेगा, उसके पीछे गिर जाएगा। और जब वह घटता वेग से चलेगा या घटता वेग अगर होगा, मतलब किसका, कार का या आदमी का या किसी चीज़ का, तो उसके क्या होगा, सामने गिरेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा निर्भर करती है। ठीक है, तो उसके अपने अपने ताप पर। ठीक है, उसके अपने अपने ताप पर। तो हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लपेटेंगे इसके द्वारा। ठीक है, जैसे कह रहा है कि अभी दो निकायों के बीच ऊष्मा की प्रभाव की दिशा निर्भर करती है, तो उनके अपने अपने तापमान पर। अगर यही रहता कि विद्युत धारा का प्रभाव निर्भर करता है, द्रव का प्रभाव निर्भर करता है, गैस का प्रभाव निर्भर करता है, तब क्या करते हैं, तो हम सबको एक साथ लिख देते हैं ताकि याद करने में आप लोग को सुविधा हो। तो विद्युत धारा का प्रभाव निर्भर करेगा किस पर, विभव पर। ऊष्मा का प्रभाव, जैसे अभी अभी तो ऊष्मा का प्रभाव तुरंत बताया है, ये किस पर निर्भर करता है दोस्तों, ताप पर करता है। ठीक है, और द्रव का प्रभाव की बात करेंगे तो यह स्तर पर। ठीक है, और गैस के बाद मतलब गैस के स्तर की बात करेंगे, गैस के प्रभाव की मतलब दिशा जो निर्भर करेगी यह घनत्व में अंतर के कारण करेगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इसके लिए किसके लिए कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन हम दे दिए हैं। ये पहला ऑप्शन है मोटर, दूसरा है जनरेटर, तीसरा है ट्रांसफार्मर और चौथा है प्रतिरोध। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की बात करते हैं, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का मतलब नियम जो है जनरेटर के लिए कार्य करता है। ये इसको याद रखने का देखिए तरीका क्या है। जनरेटर जो होता है स्टार्ट किससे किया जाता है, हैंडल जो मारा जाता है दाएं हाथ से मारा जाता है, इसलिए यह दाएं हाथ के नियम पर मतलब दाएं हाथ से स्टार्ट करने, इसलिए दाएं हाथ के नियम पर निर्भर करता है। मतलब कि फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है यह जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, और यह जो है धारा और ईएमएफ के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। ठीक है, और मोटर की बात करेंगे तो मोटर जो है बाम हाथ यानी बायां हाथ के नियम पर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, और यह बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर जो है फैराडे चाचा के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, और प्रतिरोध जो है ओम के नियम नियम पर कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कई बार, और कई बार मतलब कि डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाढ़े द्रव या सांद्र द्रव की बात करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सांद्र द्रव कहते हैं, या गाढ़े द्रव में सांद्रता अपेक्षाकृत होता है, क्या होता है, अधिक होता है। यानी कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है इसमें इसको क्या कह सकते हैं, इसको इस तरह कह सकते हैं, सांद्रता जो है क्या, सांद्रता एक रगड़ है, और रगड़ क्या है, एक घर्षण है। मतलब कि जितना घर्षण मतलब ये होगा, यानी कि सांद्रता जितना अधिक होगा तो घर्षण क्या होगा, उतना अधिक होगा। यानी कि वही कह रहा है कि गाढ़े द्रव या सांद्र द्रव में सांद्रता अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक होता है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या ब्लबर, ब्लबर की बात करते हैं। ब्लबर क्या होता है, ब्लबर जो है यह शब्द ऊँट के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह शब्द जो है ऊँट के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह ब्लबर की बात करते हैं कि ब्लबर क्या होता है, यह सघन वसा की परत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकंड है, इसकी आवृत्ति का मान क्या होगा। यानी 10 सेकंड में 20 दोलन,
इसको एक एक नियम से बना लेते हैं, क्योंकि 10 सेकेंड में 20 दोलन, तो 1 सेकेंड में 20/10 यानी 2 दोलन, यानी कि इसको 2 हर्ट्ज भी कह सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि मतलब कि आवृत्ति क्या है, 1 सेकेंड में जितनी बार अप डाउन, मतलब कि 1 सेकेंड में जितनी बार अप डाउन होती है उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कोई झूला ऐसे लटका हुआ है, ठीक है, ये जितनी बार अप डाउन होगा इसी को क्या कहते हैं, 1 सेकेंड में जितनी बार अप डाउन होगा उसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा। तो तरंग दैर्घ्य कहने वाला आप जैसे जानते हैं कि जैसे इस तरह जैसे हम ले रहे हैं, तो यानी कि ये शीर्ष इसको कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। इसको शीर्ष कहते हैं, इसको गर्त कहते हैं। तो यही कह रहा है, ये दो मतलब शीर्ष या दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है इसी को क्या कहते हैं, हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो दो यानी कहने का मतलब है कि दो लगातार सिरिंग तथा दो लगातार गर्त की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी कितना है, लेमडा 10 सेंटीमीटर है। तो तरंग दैर्घ्य का मान क्या हो जाएगा, यानी कि तरंग दैर्घ्य को लेमडा सूचित किया जाता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य का मान क्या हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, यानी कि 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो किण्वन क्रिया में बात अगर करते हैं कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो यानी कि C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज जब खमीर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, इथाइल अल्कोहल और प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। तो किण्वन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, CO2 गैस निकलती है। अब चलिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है, अगर तत्व तत्व अकेले सूत्र जिसका रहे, तत्व क्या है, अकेले सूत्र जिसका रहे, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, जो अकेले के रूप में रहे, या वो यौगिक की बात करते हैं, यौगिक अगर यौगिक की बात करते हैं, दो या दो से अधिक जिसका सूत्र हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मिथेन CH4, जैसे जो भी हो, ये सब क्या है, यौगिक है। और मिश्रण की बात करते हैं जिसका सूत्र नहीं होता, जैसे हवा का क्या सूत्र होता है, कुछ नहीं। शरबत का क्या सूत्र होता है, ये तो चीनी और पानी से मिलकर बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, तो कौन सा इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, कौन सा इसमें मिश्रण नहीं है। तो मिश्रण नहीं की अगर बात कर रहे हैं, तो मिश्रण नहीं है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या है, यह कार्बन के एक अपर रूप है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अपर रूप है। कांच की अगर बात करते हैं, यानी कि कांच किससे मिलता है, शीशा और इसमें कुछ मिला रहता है। पीतल की बात करते हैं, पीतल तो जान रहे हैं मिश्रण है, इस्पात भी एक मिश्रण है, तो इनमें कौन मिश्रण नहीं है, ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। अब निम्नलिखित में से कौन यौगिक, ये अभी हम जैसे थोड़ा देर पहले बताए हैं कि यौगिक मतलब कि यौगिक का सूत्र, मतलब यौगिक को कैसे जानेंगे हम, कि दो या दो से अधिक का जिसका सूत्र होगा उसे यौगिक कहते हैं। तो निम्नलिखित में यौगिक कौन सा है, यहाँ पारा है, ये तो तत्व है, Hg हो गया। शरबत इसका सूत्र होता ही नहीं है। ये क्या हो गया, वायु क्या है, मिश्रण है। और अमोनिया क्या होता है, NH3, तो इसका मतलब ये क्या है, यौगिक है। यानी कि यौगिक बताया ना कि जिसका दो या दो से अधिक का सूत्र होता है। इसमें क्या है, मतलब N है, नाइट्रोजन है, और क्या है, हाइड्रोजन मिला हुआ है। फ्यूज तार की रेटिंग या निर्धारण निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है, किसके द्वारा, एम्पियर द्वारा किया जाता है। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों सब लपेटेंगे आज हम लोग, ठीक है। फ्यूज तार की रेटिंग या निर्धारण निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है, किसके, एम्पियर द्वारा। अब चलिए, एक तरफ दक्षता है, यानी इसी को रेटिंग भी कहते हैं। मशीन की दक्षता जो ज्ञात किया जाता है किसमें, किलोवाट में किया जाता है मशीन की दक्षता। बड़े मशीन की दक्षता की बात करेंगे तो बड़े मशीन की दक्षता जो ज्ञात किया जाता है मेगावाट में, ठीक है। बड़े मशीन की दक्षता जो ज्ञात किया जाता है किसमें किया जाता है, मेगावाट में किया जाता है, ठीक है। और फ्यूज स्विच या MCB की अगर बात करते हैं तो इसको क्या, एम्पियर में। फ्यूज स्विच या MCB, जैसे अभी था ना यहाँ क्वेश्चन की फ्यूज, अगर यहाँ पे रहता है स्विच का रेटिंग निर्धारण किया जाता है किसमें, एम्पियर में ही। MCB का भी एम्पियर में ही। और बैटरी की बात करते हैं, बैटरी का यानी बैटरी का जो रेटिंग निर्धारण किया जाता है एम्पियर आवर या वाट आवर में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है, यानी कि इसी को क्या कहते हैं, खाने वाले सोडा इसी को कहा जाता है, जैसे NaHCO3 बेकिंग पाउडर को ही कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हैंड से याद रखिएगा बेकिंग पाउडर को, ठीक है, खाने वाला सोडा। और सोडियम जो ये किसका किसका मिश्रण है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण है, याद रखना है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टेरिक अम्ल का, ठीक है। प्रजनक या ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे क्या होता है, अधिक होता है। प्रजनक ब्रीडर क्या है कि विखंडनीय पदार्थ की
जितनी खपत होती है उत्पादन क्या होता है उससे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है रंग पहचानने की क्षमता। रंग पहचानने की क्षमता होती है किसमें, कौन कोशिकाओं में होती है, कौन सी कोशिकाओं में होती है, और क्षर कोशिकाओं में क्या होती है, तीव्रता पहचानने की क्षमता होती है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तांबा की चकती में एक छेद है, जब इसे गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो छेद का व्यास क्या होगा, बढ़ जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम अगले सेट के लिए फिर तैयार हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।